नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। विपक्षी दलों को बड़ा झटका लगा है और यह झटका दिया है चुनाव आयोग ने, क्योंकि जो विपक्षी एकता की बात कर रहे थे शरद पवार और दिल्ली में मीटिंग पे मीटिंग कर रहे थे, उनको लग रहा था कि प्रधानमंत्री के रूप में प्रधानमंत्री फेस बन करके वो पूरे विपक्ष के सहारे मोदी जी को चुनौती देंगे। लेकिन अब उनकी पार्टी की राष्ट्रीय मान्यता रद्द हो गई है और इसी के साथ सीपीआई और टीएमसी की भी मान्यता रद्द हो गई है। इसका मतलब यह हुआ कि अब ये दोनों नेशनल पार्टी नहीं रही है और जब नेशनल पार्टी का दर्जा इन पार्टियों के पास नहीं है तो ममता बनर्जी का जो प्रधानमंत्री बनने का सपना, हालांकि वो सपना ही है, 2024 में यूं तो मोदी जी के अलावा और कोई आना नहीं है। जितने भी सर्वे हैं और जो हालात हैं उससे ये बिल्कुल साफ है कि एक बार फिर से मोदी जी ही इस देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। लेकिन फिर भी ममता बनर्जी जिस तरह से ताल ठोक रही थी कि पश्चिम बंगाल में हमने ही विजय यात्रा को रोका है और हम ही इसको रोक सकते हैं, इसी तरह शरद पवार जी को हम देख रहे थे कि वो लगातार मीटिंग कर रहे थे और सारे विपक्षी पार्टियों को यह विश्वास दिला रहे थे कि साहब मैं ही एक ऐसा लीडर हूं जो सबको एक साथ रख सकता हूं। अब इनकी मान्यता रद्द हो गई है। हालांकि आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी के लिए एक खुशी की खबर है कि उसको ये राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता मिली है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता रद्द होने से आखिरकार क्या फर्क पड़ता है, या जिसको राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता मिल गई आम आदमी पार्टी, उसको फायदा क्या है। तो आपको बताएं, जिसको राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता चुनाव आयोग की तरफ से मिलती है उसका क्राइटेरिया यह है कि जब वो कहीं भी किसी भी राज्य में इलेक्शन होता है तो ऐसे में यह देखा जाता है कि 4 राज्यों या उससे अधिक में उनको वोट प्रतिशत क्या मिला है। जिसको भी 4 या 4 से अधिक राज्यों के चुनाव में 6% से ज्यादा वोट मिलता है, ऐसी पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा मिल जाता है। अभी आपको याद होगा कि जब ये पिछले दिनों अभी चुनाव हुए हैं तो उसमें गुजरात चुनाव, गोवा में, पंजाब में, हिमाचल में जो चुनाव हुए उसमें आम आदमी पार्टी को गुजरात और गोवा में ये 6% से अधिक वोट मिला था और उसी दिन से ये कह रहे थे कि हमारी और तो कुछ जीत हुई है नहीं हुई, लेकिन हमें राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता तो निश्चित रूप से मिल ही जाएगी। इसके साथ क्या होता है कि आपको नई दिल्ली में अपना कार्यालय बनाने के लिए सरकारी भूमि में जगह मिलती है। उसके अलावा जब भी चुनाव होंगे तो आपको फ्री प्रचार के लिए दूरदर्शन में आपका कोई प्रवक्ता उस पर बोल सकता है, उसको फ्री एयर टाइम मिलता है। इसी तरह जब चुनाव आते हैं तो उस चुनाव में 40 स्टार प्रचारक आप अपनी पार्टी के रख सकते हैं और वो पूरे देश में जहां भी प्रचार में जाएंगे उनकी जो सभाएं होंगी उसमें हम देखते हैं ज्यादातर पार्टियां हेलीकॉप्टर से, जब चुनाव के दौरे होते हैं तो हेलीकॉप्टर से या प्राइवेट प्लेन से इधर उधर जाते हैं, तो वो जो खर्चा है वो प्रत्याशी, जिस प्रत्याशी की सभा में वो स्टार प्रचारक गए हैं वो नहीं जुड़ेगा और उसका पेमेंट जो है पार्टी देती है, यानी वो खर्चे में नहीं आता प्रत्याशी के। ये एक फैसिलिटी मिलती है। इसी तरह आपको बता दूं कि जो राष्ट्रीय पार्टी है उससे चुनाव आयोग जब भी कभी चुनाव होंगे बैठ करके डिस्कस करता है, उनके विचारों को मंगाया जाता है, यानी मीटिंग होती है चुनाव के पहले तो राष्ट्रीय पार्टी से चुनाव आयोग बैठ करके डिस्कस करता है और उनको एक सिंबल दे दिया जाता है, जिस सिंबल पर दावा करने वाला व्यक्ति उसको चुनाव आयोग के सामने प्रस्तुत करना होगा। और सारे लॉ एंड ऑर्डर जो अपनी पार्टियों के लोगों ने बनाए होते हैं, यानी पार्टियों का अपना जो संविधान है उसके तहत वो चुनाव आयोग में रजिस्टर होते हैं और उनको एक सिंबल दे दिया जाता है, जिस सिंबल पर पूरे देश में चाहे लोकसभा के चुनाव हो या विधानसभा के, वो उस चुनाव में उतर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के चुनाव आयोग की तरफ से ये टीएमसी को बड़ा झटका है, ममता बनर्जी को बड़ा झटका है, जो अभी तक अपने आप को इस तरह से सोच रही थी कि पूरे देश में घूम घूम के। और आपको याद होगा पिछले दिनों ममता बनर्जी ने अपने भतीजे को इसीलिए पार्टी का महासचिव बनाया था कि उनको उम्मीद थी कि वो तो राष्ट्रीय राजनीति में आ जाएंगी और भतीजे को पार्टी की कमान भी सौंप देंगी और पश्चिम बंगाल में उसको सीएम बना देंगी। तो वो जो सपना था अब कहीं ना कहीं उस सपने को झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है कि आपकी नेशनल पार्टी ही नहीं है। हालांकि आपको यह भी बता दूं कि विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, लोकसभा का चुनाव भी ये लोग लड़ सकते हैं जिनको पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा नहीं मिला है। यानी ममता बनर्जी अगर चाहें तो वो चुनाव लड़ सकती है, लेकिन सवाल उठता है राष्ट्रीय पार्टी नहीं है तो दिल्ली में आपका कार्यालय नहीं है,
आपको फ्री एयर प्रचार नहीं मिलेगा और आपसे चुनाव आयोग बैठ करके लोकसभा चुनाव के पहले कोई मीटिंग करने वाला भी नहीं है। तो ये सब चीजें हैं। इसमें झटका खास तौर पे शरद पवार की पार्टी को भी लगा है, जो अभी पिछले दिनों हमने देखा था कि किस तरह से जो उद्धव ठाकरे जी थे, जब महाविकास अघाड़ी गठबंधन वहां हो रहा था महाराष्ट्र में, तो संजय राउत जो कि बड़बोलेपन के लिए हमेशा जाने जाते हैं, वो तो ये कह रहे थे कि राजनीति में अगर कोई सबसे बड़ा धुरंधर है तो वो तो शरद पवार जी है और शरद पवार ही देश के प्रधानमंत्री के बनने के लोग योग्य हैं। और उनको जो है उन्होंने चाणक्य और पता नहीं क्या क्या कह दिया था। लेकिन अब समझ में आ रहा है कि पार्टी में कोई आधार उनका, अब आप समझ सकते हैं महाराष्ट्र के बाहर किसी भी राज्य में एनसीपी का अपना कोई आधार नहीं है। हालांकि पिछले दिनों हमने देखा था जब उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए थे विधानसभा के, तो एनसीपी ने अपना एक प्रत्याशी उतारा था, लेकिन 6% वोट पूरे चुनाव में देखना पड़ता है जनसंख्या के हिसाब से, जितने वोटर है उसके हिसाब से, वो उनको नहीं है। इसी तरह टीएमसी जो अपना दम भर रहे थे कि हम पूरे देश में प्रचार करेंगे, भतीजे को कमान सौंपी थी अभिषेक बनर्जी को, तो उनके भी अब जो है सच सामने आ गया है कि पश्चिम बंगाल के अलावा टीएमसी को और कोई तवज्जो नहीं देता। हालांकि ममता बनर्जी को हमने देखा था कि वो अखिलेश यादव के चुनाव में भी आई थी, यानी मंशा तो थी कि वो उत्तर प्रदेश, दिल्ली और अरविंद केजरीवाल जी के साथ मिलकर के एक राष्ट्रीय राजनीति का चेहरा बने। तो एक झटका है और अब इस झटके के बाद ये देखा जाएगा, और जैसा कि पहले से लग भी रहा था कि अरविंद केजरीवाल जी ही वो दावेदार के रूप में बन रहे थे कि प्रधानमंत्री का फेस यदि विपक्ष में बन सकता है तो वो अरविंद केजरीवाल जी। और अपनी डिग्री को लेकर के जिस तरह से उन्होंने चर्चा शुरू की, उससे कहीं ना कहीं, क्योंकि राहुल गांधी पर जो विचार उठता है, लोग बाग राहुल गांधी के बारे में जो कमेंट करते हैं, वो डिग्री का मुद्दा केजरीवाल जी ने सोची समझी रणनीति के तहत उठाया था, क्योंकि उनको पता था आज नहीं तो कल राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलेगा। और उनको यह भी पता था कि टीएमसी या ये जो एनसीपी है, इनको दर्जा नहीं मिलना है। तो कहीं ना कहीं अब कंपटीशन है। हालांकि ये जो विपक्ष है, ये एकजुट होकर के मोदी जी के मुकाबले में सामने उतर पाएगा, अभी भी इसको लेकर शंका है। क्योंकि अभी भी अरविंद केजरीवाल जी समेत कई दावेदार पार्टी के सामने विपक्ष के रूप में आपको देखो कि सामने दिखाई देंगे, जिसमें हमने देखा है कि शरद पवार जी अभी भी ताल ठोकेंगे और बिहार से नीतीश कुमार का सपना है। इसी तरह ममता बनर्जी अभी भी ये दावा कर रही हैं कि अभी भी विपक्ष में यदि प्रधानमंत्री का चेहरा कोई हो सकता है तो वो मैं हूं। यानी ममता दीदी अभी भी हार मानने के मूड में नहीं है, लेकिन विपक्ष को ये एक झटका लगा है और ममता दीदी को कम से कम ये पता लग गया कि भाई आप अपनी राजनीति जिस तरह की कर रही हैं उसके चलते, क्योंकि आप एक विशेष वर्ग को खुश करने के लिए, तुष्टीकरण करने के लिए जिस तरह की बयानबाजी करती हैं, जिस तरह से पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों की मदद के लिए आपके नेता टीएमसी के लोग खुलेआम वहां जिस तरह का काम कर रहे हैं, उसको दरकिनार कर दिया गया है जनता के द्वारा। और ऐसी स्थिति आज आ गई कि आपको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी नहीं मिला है। तो यह बताता है कि क्षेत्रीय पार्टी आप ठीक हो सकती हैं, आपका जनाधार हो सकता है। हालांकि पश्चिम बंगाल में अभी जो रिपोर्ट आई है कि रामनवमी के दिन जो दंगे हुए, उसके बाद वो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी एक गई थी और पूर्व चीफ जस्टिस थे पटना हाईकोर्ट के, उनकी अध्यक्षता में वो जो रिपोर्ट आई है उसमें खुलासा हुआ कि ये दंगे पूर्व नियोजित थे और पश्चिम बंगाल की पुलिस की ये कमी के कारण ये दंगे भड़के हैं और उसमें पुलिसकर्मी भी दोषी हैं, ऐसा फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने बताया है। और ये देखा गया कि एक तरफा कार्रवाई हिंदुओं पर की गई। तो ये जो राजनीति इस तरह की करने वाले लोग हैं कि वो एक विशेष वर्ग को खुश करके, तुष्टीकरण करके और सोचते हैं कि वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे, तो ये उनका सपना है और जनता अब सब जानती है। अब जनता को बहकाया नहीं जा सकता कि मूर्ख बना करके आप लोगों की वोट बटोर लें। तो कुल मिलाकर के एक बहुत बड़ी खबर ये राजनीतिक गलियारे से आई और चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि अब ये पार्टी राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर चुनाव नहीं लड़ सकती। वंदे मातरम।